गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर मंजू सिंह फ्रॉम एसबीएल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सोरियासिस के बारे में है कि जब उसके फ्लेयर अप्स आते हैं किस तरीके से पेशेंट को परेशानियां होती हैं। और जो पेशेंट है वो फिजिकली के साथ साथ इमोशनली भी डिस्टर्ब होता है। कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है कि वो किस तरीके से दिख रहा है, कितनी ज्यादा ईचिंग हो रही है, उसको नींद नहीं आती है, जो वो काम कर रहा होता है वो अपना रूटीन वर्क नहीं फॉलो कर पाता है। तो यानी कि जब सोरियासिस के एग्रीवेशंस हम कह सकते हैं, जब बढ़ती हैं चीजें, उसकी कंडीशंस बढ़ती हैं सोरियासिस में, तो पेशेंट काफी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। सो ये सुनने में काफी छोटा सा वर्ड है सोरियासिस, लेकिन अगर असलियत हम इसकी देखें, क्योंकि एक स्किन प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। सो इसके लिए हम पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव। अगर हम वेलकम। सो अगर हम डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव की बात करें, सो he is a renowned homeopath in the homeopathy field. About his qualification, he is BHMS from Pune, MD Jaipur, PhD in homeopathy from Jaipur University, and he is the director of Gitanjali Homeopathic Clinic and Research Center. He is a homeopathy dermatologist with 21 plus years of experience and known for evidence based clinical study on psoriasis, जिसके बारे में कि आज हम होपफुली जानेंगे। He is a consultant at Ministry of Women and Child Development, Government of UP, associated with Prasar Bharati, Doordarshan and All India Radio. He is a mentor at Dr. Batras Academy, and he is the honorary guest faculty at reputed homeopathic medical colleges, national organizing secretary at मानव अधिकार एसोसिएशन। तो अगर हम इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो काफी कुछ है, एंड आई एम श्योर इनके क्वालिफिकेशन, इनका जो एक्सपीरियंस है, आज उसके थ्रू हम सोरियासिस के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। सो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स बोल सकते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में कि हमें पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है इस वेबिनार से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज इसमें एक क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स ओपन किया है हम लोगों ने, आप वहां पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। सेकेंड, क्योंकि आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं तो इसका एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप हमारी एसबीएल की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर फिनिश ऑफ दिस वेबिनार। इस वेबिनार के दौरान हम तीन नाम सेलेक्ट करते हैं जो कि रैंडमली होते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है उसका। उन तीनों नेम्स को हम अनाउंस करते हैं, और जिसका भी नाम बोलेंगे हम, प्लीज अपने जो फोन नंबर्स हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में ही लिख दीजिएगा, सो देट वी कैन कनेक्ट यू, और इसमें हम कुछ गिफ्ट आप लोगों को भिजवाते हैं। यदि आप इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं वापस से, और तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जो भी सोशल मीडिया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम काफी डिफरेंट टाइप की वीडियोस भी बनाते हैं, जो कि एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सेम विद द इंस्टाग्राम। सो नाउ इट्स ओवर टू डॉक्टर निशांत। हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। Okay, all right. So thank you very much for inviting me as a speaker for this wonderful topic of psoriasis, because I've been practicing dermatology for very long time, like 20 plus years. And I have been, very much interested in dermatology because when you start your clinic, or any doctor, when he starts his clinics, the maximum number of patients that we first see in the initial days are of skin disorders. So disease can be anything. It can be acne, psoriasis,
or vitiligo, or simple allergic conditions like urticaria. So this is a very wonderful topic, or seriously, I'm very thankful to SBL because they have invited me for this wonderful webinar. And I've been associated with SBL for very long, and many times I have been has gone to various CMEs organized by SBL in various cities, and it has been a long association with SBL. And जो हमारे जो श्रेष्ठ साहब थे, जो सीनियर श्रेष्ठ साहब थे, जो अब नहीं रहे, वो उनको जो है मैंने कई बार जो है कंसल्टेशन भी दी है, और बहुत अच्छा जो है एसबीएल से मेरा एसोसिएशन रहा। और सबसे उनको मैं ये भी धन्यवाद दूंगा कि स्पेशली जो सोरियासिस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो लोग है वो बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है वो सिर्फ स्किन की नहीं है। इससे आप मैक्सिमम देखा गया है कि स्किन से शुरू होके ये हड्डियों तक जाती है, और बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा भी जो है इससे एसोसिएटेड होता है। तो सबसे पहले तो स्किन पे तो सोरियासिस दिखती ही दिखती है, साथ में सोरियाटिक आर्थराइटिस, और साथ में सबसे ज्यादा कुछ होता है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत कॉमन है इस बीमारी के अंदर। तो मैं इसलिए कहूंगा कि इतना बर्निंग टॉपिक है, और आजकल जो है इसके केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्पेशली जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का जो है एक लॉट है, चाहे वो विटिलिगो हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे लाइकेन प्लैनस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो जो ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आती है, वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है ओपीडीज के अंदर। पहली बात तो यही है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी ऑटो इम्यून डिजीज की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो होम्योपैथी का आता है। और होम्योपैथी में आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा जो है आप जो है प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दवा की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो वेरियस सो मेनी इयर्स एसबीएल हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब providing standard medicines, very good medicines, at par with the international standards. And वो साथ साथ वो इतना एकेडमिक प्रोग्राम भी चलाते हैं, ये तो उनके लिए बहुत कमेंडेबल है। तो वेरियस सीएमईज, मैं तो बनारस में कितनी बार गया हूँ, आजमगढ़, सो मेनी, लखनऊ, दे ऑर्गेनाइज, एज अ स्पीकर मैं गया हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा काम, अथक प्रयास ये लोग करते आ रहे हैं। और डॉक्टर मंजू के लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा, शी हैज बीन वेरी हेल्पफुल, बहुत जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड है, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और आज का वेबिनार जो है, आई होप आपको जो है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो है वो बहुत जो है लाभदायक होगा, और आपकी प्रैक्टिस को जो है ये और बढ़ाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सोरियासिस के लिए कहना चाहता हूँ, स्किन जो होता है वो आपके हेल्थ का जो है वो रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है। जब भी हम स्किन की बात करते हैं, डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, तो आपका जो इनर हेल्थ है, आपका जो अंदरूनी जो आपका स्वास्थ्य है, वो आपके चेहरे पे झलकता है, वो आपका शाइन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना ग्लो। आजकल ग्लो का जो है वो जो है वर्ड यूज किया जाता है। वो ग्लो जो है वो आपके बेसिकली हेल्थ को जो है वो डिनोट करता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आपका स्किन जो है वो आपका हेल्दी कंडीशन में नहीं हो सकता। आप चाहे कोई भी बीमारी देख लीजिए, चाहे आप सिंपल से आप एक्ने भी देख लीजिए, अगर आपको पीएमओएस, आजकल तो जैसे पीसीओएस का नाम चेंज होके पीएमओएस हो गया है, थायराइड जो है हाइपोथायराइड में देख लीजिए, आप कोई भी बीमारी देख लीजिए, स्पेशली आप जब हार्मोनल डिसीजेस देखेंगे, आपको दिखेगा कि आपको अगर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, वो आपके स्किन पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो शो करेगा। और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो स्किन है वो एक तरह से हमारे हेल्थ का प्रतिबिंब है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक स्किन की बात है, डर्मेटोलॉजी की बात, स्किन कभी भी किसी को, डर्मेटोलॉजी किसी को भी पढ़ाया नहीं जा सकता, राइट? ये मेरा अपना मानना है कि डर्मेटोलॉजी किसी को कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ आपको दिखाया जा सकता है। आपको डायग्नोसिस तभी होगी जब आप ऐसे केसेस देखेंगे अपनी क्लिनिक के अंदर, कोई आपको समझाएगा कि भाई ये देखो गटेट सोरियासिस ऐसा है और प्लांटो पाल्मर सोराइसिस ऐसा है। तो डायमेटोलॉजी तभी आप समझेंगे, सीखेंगे, जब आपको कोई सिखाएगा और जब कोई आपको दिखाएगा। तो मेरा प्रयत्न यहां पे यही है कि मैक्सिमम चीजें आपको मैं दिखाऊं, सो दैट यू कैन डायग्नोज द केसेस
in a very good way. That is important. If clinical diagnosis is not up to the mark, then your prescription will definitely go wrong. तो इसको पहले समझना है, और हमको हर समय जो है ये सब चीजें सीखती रहने हैं. इसीलिए कहा जाता है द आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड. आपकी आंखें किसी काम की नहीं है अगर आपने अपना दिमाग जो है वो बंद रखा है. तो दिमाग को खोलना पड़ेगा, हमें नई चीजें सीखनी पड़ेंगी. और जब हम नई चीजें सीखेंगे तो डर्मेटोलॉजी हो चाहे कोई भी अदर जो है साइंस हो, उसके तभी हम उसको सही से डायग्नोज कर पाएंगे, क्लिनिकली आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, और हमारे क्लिनिक पे उसका जो है रिजल्ट आएगा. तो जैसे मैंने कहा, स्किन जो होता है आपका इनर हेल्थ का जो है एक प्रतिबिंब होता है. आप उसी तरह देखिए, आपका जो ये आपके स्लाइड के अंदर है कि आपके जो स्पेशली जैसे मैंने पीसीओएस की बात की, जैसे मैंने आपको हाइपोथायरॉयड की बात की, आप देखेंगे स्पेशली फीमेल्स के अंदर फेशियल हेयर्स आने लगते हैं. राइट, आप देखिए ये पार्ट आपका चिन का पार्ट है जो, ठीक है, ये आपको कोई प्रॉब्लम होगी, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होगा आपके चिन पार्ट में, स्पेशली फीमेल्स के अंदर आपको देखेंगे एक्ने दिखेंगे, हेयर्स आने शुरू कर देंगे. उसी तरह फेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो है बीमारियों का लक्षण आना शुरू हो जाता है, चाहे वो स्टमक हो, चाहे आपकी किडनीज हो. आपने देखा होगा किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं तो आंख के नीचे सूजन आ जाती है, राइट, जिसको हम लोग जो है एंजियो एडिमा भी कहते हैं, एडिमाटस हो जाता है. तो उसी तरह लंग्स का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, हार्ट है. और इसी तरह जो है हमारा जो हेल्थ है वो एक तरह से एक बैलेंस मेंटेन होता है हमारे, जिसको हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की माइंड, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, ये इसका जब भी बैलेंस बिगड़ेगा तभी हमको बीमारी, फिर वो चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, चाहे नॉर्मल बीमारियां हो, चाहे जो भी हो. अगर बैलेंस, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, वाइटल फोर्स का जब डीअरेंजमेंट होगा, जब वो डगमगाएगा, जब वो इम्बैलेंस होगा, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तभी ये बीमारी जो है आपको सामने आएगी. तो ये शुरुआत जिसको हम लोग कहते हैं अपने मियाज्म के उसमें कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, हम अगर सोरा की बात करें जो हमारे माइंड से शुरू होता है, और हमारा जो मेन है बात, जो हम लोग का जो किसी भी बीमारी का जो उत्पत्ति होती है, वो जो हम लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें माइंड से लेके आपके बॉडी के अंदर ये सब चेंजेस होते हैं. माइंड जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और ब्रेन जो है वो हमारा हार्डवेयर होता है. राइट, और ब्रेन तो एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, लेकिन माइंड की जब हम बात करें, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो उसमें अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, वो आपके जैसे इमोशंस हैं, फियर्स हैं, ड्रीम्स है, डिल्यूजन है, आपके एक एलिमेंट फैक्टर है, तब ये जब बैलेंस बिगड़ता है तब आपको बीमारी की शुरुआत होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इमोशंस, थिंकिंग, हमारा जो ब्रेन सेंटर है, स्पेशली लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और वो इमोशंस जो है वो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, और हार्मोन्स हमारे जो है बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं. तो हर इमोशन के पीछे कई हार्मोन्स होते हैं. जैसे आप देखिए लव के अंदर, हैप्पीनेस के अंदर देखिए, आप एंगर के अंदर देखिए, सो मेनी, डिप्रेशन भी है तो आपको डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इसका जो है कॉम्बिनेशन दिखेगा. तो एक इमोशन के पीछे कई हार्मोन्स का इंटरप्ले होता है, पहले तो यही समझना है. और जब हमें स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम जब, जिसको हम सोरा कहते हैं, इच कहते हैं, हमारे जब इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारे जो है ब्लड प्रेशर चेंजेस होते हैं, हमारे इंसुलिन जो है वो उसके इम्बैलेंसेस होते हैं, रिलीज होता है, और उसी तरह हमारा जो है वेरियस हार्मोन्स कम इनटू प्ले, और इसके ही बैड इफेक्ट से हमें बीमारी की उत्पत्ति होती है. आप राइट साइड में देखेंगे किस तरह से स्ट्रेस हम बॉडी का रिएक्शन को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है. इसको कहते हैं साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सिस. ये एक्सिस जब बिगड़ता है, जब हमारे इमोशंस बिगड़ते हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तब हमें बीमारी होती है, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, चाहे कोई और बीमारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये जब एक्सिस गड़बड़ होती है तभी हमें बीमारी का जो है शुरुआत होती है, उसकी उत्पत्ति होती है. जब भी हम माइंड की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हम लोगों ने जो डिवाइड होता है विल, इमोशन और इंटेलेक्ट से. कौन जो है विल में आता है, कौन सा इमोशन, कौन सा इमोशन आपके जो इंटेलेक्ट में आता है, ये समझना बहुत जरूरी है.
हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली जो है इमोशंस लेते हैं, रूब्रिक्स बनाते हैं, उसको रिपर्टराइज करते हैं और दवा देते हैं। लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा जो है सिम्टम विल में है, इमोशन में है या इंटेलेक्ट में। और यही एक कंपोनेंट एक पर्सन बनाता है जिसको इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं, और तब हम एक सिमिलिमम पे आते हैं। विल इमोशन के अंदर बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। कुछ सिम्टम्स मैंने इसको जो है आपके सामने रखा है, जैसे ऑब्स्टिनेसी है, लोदिंग ऑफ लाइफ है, इम्पेशंस है, लोकेसिटी है, सस्पिशियस है, जेलसी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कम अंडर विल and emotions. Mental symptoms are always denote the inner man and are therefore of great importance. ये कैंट सर ने कहा है, इसलिए माइंड को बहुत इंपॉर्टेंट है। विल इमोशन की बात हो गई। इंटेलेक्ट में जैसे हम कोई चीज अपने समझ की बात है, हमारा इंटेलेक्ट क्या है, डेल्यूजन, इल्यूजन, हैलुसिनेशन, डेलिरियम, मेंटल कंफ्यूजन, लॉस ऑफ टाइम सेंसेस, ये हमारे इंटेलेक्ट के अंदर आता है। और हमारी मेमोरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे जो मिस्टेक्स हम लिखते समय करते हैं, बोलते समय करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका जो है वो मेमोरी का पार्ट में आता है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें हमें पता होनी चाहिए, कौन सा सिम्टम कहाँ आता है। और ऑल मेंटल सिम्टम्स आर क्लासिफाइड एज जनरल्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर सेल्फ। जो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलिटी की जो बात मैंने की वो यही है। अब बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, ट्रीट करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो हमारा सबसे पहला है जो हैनिमिनियन है, टोटलिटी, टोटलिटी फॉर्म करना, और क्लासिकल मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। साथ में बहुत से कुछ लोग हैं जो कीनोट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कुछ लोग जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। जैसे हम सोरियासिस ही की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन तो हम लोग देते ही हैं, जब पूरा केस लेते हैं उसको रिपर्टराइज करते हैं, फिर उसको जो है उसके बाद एक मेडिसिन आती है उसको हम लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। वो टोटलिटी का एक फॉर्म हो गया जिसको हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं इवन टू द कीनोट प्रिस्क्रिप्शंस। कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो आपके स्पेसिफिक्स, एज अ स्पेसिफिक्स भी बहुत अच्छा काम करती है। तो होम्योपैथी के कई रंग हैं, कई रूप हैं। और सामने ये जो स्लाइड है इसमें कई नोसोड्स हैं, जैसे सोराइनम है एक नोसोड, बहुत अच्छा काम करती है अगर हम सोरियासिस की बात करें। तो आपका अप्रोच क्या है प्रिस्क्रिप्शन को, ये आप नहीं बताएंगे, ये आपका पेशेंट बताएगा पहली बात। अब वो कैसे बताएगा, उसके सिम्टम्स के हिसाब से बताएगा। अगर वो मेंटल सिम्टम ज्यादा दे रहा है, फिजिकल जनरल ज्यादा दे रहा है, या पर्टिकुलर्स दे रहा है, या मेंटल दे ही नहीं रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अप्रोच कैसा होगा। तो अगर माइंड अच्छा है, माइंड के सिम्टम्स अच्छे हैं, पीक्यूआरएस सिम्टम है, आपको लगता है कि ये आपको इंडिविजुअलाइज कर रहा है, तो टोटलिटी फॉर्म करिए। नहीं तो आपके पास और भी रास्ते हैं, जैसे कीनोट प्रिस्क्रिप्शन भी आप कर सकते हैं, ऑर्गन ऑर्गन पे स्पेसिफिक मेडिसिन भी काम करती हैं, देयर सो मेनी मेडिसिन। तो एक जो एक नोशन बना है ना कि होम्योपैथी सिर्फ जो है वो क्लासिकल की तरफ से ही की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। सबके अपने स्टाइल होते हैं हर डॉक्टर के, सबकी अपनी क्लिनिकल जो है वो नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, और सब लोग जो है वो उसको उसी हिसाब से डील करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं करते हैं, उनमें काम करिए। जैसे हम आप देखिए बहुत सी मेडिसिन है, जैसे पेट्रोलियम है ना, जैसे आपके आर्स आयोडिक मेडिसिन है, काली आर्स है, ये आर वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन, बहुत अच्छा काम करती है इवन इन सोरियासिस, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच कैसा होगा वो आपका पेशेंट आपको बताएगा। टोटलिटी तो आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, चाहे वो एक्यूट टोटलिटी हो चाहे क्रॉनिक टोटलिटी हो। टोटलिटी कैसे फॉर्म करेंगे, विल इमोशन इंटेलेक्ट की बात हो ही चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एलिमेंट फैक्टर, आपका बीमारी की शुरुआत जननी कहाँ है। आपके किसी स्ट्रेस में है, किसी आपके जो है आपका फाइनेंशियल लॉस है, कोई डिसअपॉइंटमेंट इन लव है, कोई आपका किसी भी तरह से है, किसी की डेथ हो गई है, एलिमेंट फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट के बाद हमारे जो आते हैं विल इमोशन इंटेलेक्ट, हमने बात कर ली है, हमारे क्रेविंग्स, एवर्जन्स, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब जो है हमारा मायाजम भी डिनोट करता है। तो ये टोटलिटी फॉर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे को केस कैसा भी हो। तो होम्योपैथी जो है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अच्छे से, और जो है इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आपका अप्रोच टू द प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट हो सकता है। जो बीमारी होती है, जो आपके सिम्टम्स दिखते हैं, उस वो आपके एक जिसको कहते हैं आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग फिनोमेना में कुछ सिम्टम्स आपको जो है वो पेशेंट देता है। अब बहुत सी पैथोलॉजी है जो आपके सरफेस के अंदर ही रह जाती है, जो आपको दिखती नहीं है, और वो चीज फिजिशियन को डिग करने का काम होता है कि वो पैथोलॉजी कितनी डीप सीटेड है, कितनी अंदर से। तो आपको तो सिर्फ एक टिप दिख रहा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, एक
5-10 सिम्टम, 15-20 सिम्टम आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी पैथोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी है। ये फिजिशियन का काम है। इसलिए प्रॉपर केस टेकिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रॉपर रिपोर्टराइजेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए आप पेशेंट जो है, जो सिम्टम दे रहा है, उसको जो है क्रॉस चेक भी करना आपका काम है। अटेंडेंट्स जो है आपके, वो भी आपको बताएंगे कि ये इसका नेचर कैसा है, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, पेशेंट सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपको डिसीव तो नहीं कर रहा है। तो क्योंकि हर आदमी अपने को अच्छा बोलता है, राइट, तो अटेंडेंट से क्रॉस चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। आइसबर्ग फिनोमेना की बात हो गई। एक फ्रूट्स की जो एक थ्योरी है, जिसमें माइंड की हम जब आप बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिम्टम्स आपको दिखता है कि भाई ये गुस्से वाला है, ये इमोशनल है, ये आपको जो है ये बहुत जो है डोमिनेटिंग नेचर है ना। इस तरह से आपके कुछ सिम्टम्स पेशेंट बताएगा। आप अटेंडेंट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो गुस्से वाला है तो क्यों है, वो इमोशनल है तो ऐसा क्यों है, वो अगर सैड है तो क्यों है, कॉज पता होना चाहिए। तो ये प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट जो है, ये माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजीज सिम्टम्स हो गए, वो समझना है आपको, और उसी हिसाब से आपके जो मेंटल्स जो है, कॉन्शियस स्टेट, प्री कॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी जैसे आपको कहते हैं कि आज के टाइम में सब किसको ऐसा है जो जो है प्रॉब्लम्स ना हो। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को जो है करियर की प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, जो है वर्क प्लेस पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी को जो है बहुत से जो है कोई बीमारी की समस्या है। तो चिंता तो सभी को है। तो इसीलिए कहते हैं चिंता जो है वो चिता होती है। तो चिंता ना करें, चिंतन करें और समस्या का हल ढूंढें। चाहे वो आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन के अंदर लिखा गया है कि ये तो ला इलाज है, इनक्योरेबल है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होम्योपैथी से ठीक होता है। एंड आई बीन वर्किंग ऑन सोरियासिस फॉर सो मेनी इयर्स। बहुत से ऐसे केस हैं जो आए और ठीक हो गए, और कभी उनको आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कभी कदार फ्लेयर अप हो भी जाता है, तो उसको प्रॉपर फॉलोअप करिए, उसको टेकअप करिए, और उसको जो है वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक नहीं होता। बट ये, हाँ, ये बड़ी बीमारी है, थोड़ा जो है टाइम लगता है। और एक जाड़ा, एक गर्मी, एक बरसात जब तक निकल ना जाए, अब बीमारी को ठीक मत मानिए। अकॉर्डिंग टू WHO 5 साल तक अगर पेशेंट रिलैप्स नहीं होता है, तभी आप इसको क्योर मान सकते हैं, वरना आप इसको क्योर नहीं मान सकते। तो वेल फॉलोड अप केसेस होने चाहिए। और साइकोन्यूरो हार्मोनल एक्सेस की बात की मैंने, स्ट्रेस की बात की। आप स्ट्रेस जो है आपका आपकी स्किन के अंदर दिखता है, जैसे एक्नेज आपको आ जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाता है, रिंकल्स हो जाता है, और आपका स्ट्रेस का रिस्पॉन्स कैसे होता है आपके सामने है। देखिए आपके स्किन जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को हम नहीं समझेंगे, तो इसको कभी हम क्योर नहीं कर पाएंगे। हमारे बहुत से इमोशंस होते हैं जो एवरी डे इंटरप्ले करते हैं, जो हम लोग डे टू डे जो है उसको उससे हम जूझते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम बहुत जो है किसी तरह से जेलसी का पार्ट हो जाता है, कभी हम जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी डर भी बहुत लगता है। ये सब हमारे इमोशंस के पार्ट हैं। और हम लोग कैसे आजकल मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न एक्सप्रेशंस को जो है वो डिनोट करते हैं, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, हमारे हैनमन सर ने हमारे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, देखिए कितने समय पहले, 280 साल पहले ही ऑर्गेनॉन में लिख दिया कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेडिसिन जो है वो आज लास्ट 10-15 साल से जो है वो अप्रिशिएट करती है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सोरियासिस हो, विटिलिगो हो, है ना। अब आज वो अप्रिशिएट करते हैं। हमारे हैंडमैन साहब ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में 280 साल पहले ही लिख दिया था। अब चाहे वो आपके हेडेक्स हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, ये सब आपकी बॉडी के ऊपर आता है, और आपको जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और आपके इमोशंस का जो सेंटर होता है वो है आपके ब्रेन के अंदर, वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के कई पार्ट होते हैं, वो उसमें आपको फियर, एंगर, ये सब आपके जो है ब्रेन जो है वो गवर्न करता है। उसी हिसाब से जो साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सेस की बात की, वो चीज ऐसे गवर्न होती है। और स्किन पे तो ऑलरेडी बताता है कि हमारा अंदर का इकोनॉमी कैसा है। स्किन खुद आपको बताएगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे जॉन्डिस है तो वो पीला आप देखेंगे येलोइश होने लगता है, अगर हम साइनोसिस है तो ब्लूइश होने लगता है, एरिथमा है तो रेड होने लगता है। तो स्किन खुद ब खुद आपको बताता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स नहीं है, कौन सा जो है बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे अभी हमने एक्ने की बात की,
पीसीओएस की बात की, राइट, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की, ये सब चीजें जो है आपके फेस पे ही एक्सप्रेस होने लगती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जब खुद की बॉडी सेल्स खुद ही अटैक करने लग जाए, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, बाहरी चीज आपके बॉडी पे अगर अटैक करे, तो ये समझिए आपको कोई इन्फेक्शन लग गया है, आपकी इम्यूनिटी डाउन है, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका घर के अंदर ही प्रॉब्लम हो, बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम हो, आपका घर के अंदर ही सेल्स में जो है वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने का जो है क्षमता खत्म हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में ही जो है अटैक करेंगे। जैसे आपके घर में चोर आया, राइट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आप उससे लड़ाई की, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन मान लीजिए आपके घर के अंदर आपका भाई अगर चोरी करे या आपका बेटा ही चोरी करे, तो क्या प्रॉब्लम है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है, इनर, तो इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज को समझना। कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से शुरू हुआ है। वी नीड टू ट्रीट द कॉज, नॉट द सिम्टम्स। और ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, द रिजल्ट विथ योर बॉडी अटैकिंग इट्स ओन टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, ये अंदरूनी जो है वो एक तरह से इन्फ्लेमेशन है, और ये आपके हॉर्मोन्स को डिफर करता है, इफेक्ट करता है, थायराइड्स को इफेक्ट करता है, ब्लड को करता है, आपके बोन्स की, जैसे मैंने बात की सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात की, आप देखेंगे सीआरपी आपका बढ़ा होगा, यूरिक एसिड कॉमन कंडीशन है जब हम सोरियासिस की बात करते हैं। स्पेशली आपको बताऊं, जो पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन से जो है ग्रसित होते हैं। कितने पेशेंट, आपको एक पेशेंट का भी मैं केस दिखाऊंगा, जो खुद जो है कम से कम 20 बार उसने जो है सुसाइड जो है अटेम्प्ट किया था, आई विल शो यू अ केस। और ये सब जो है इंटरप्ले है बहुत सी चीजों का, आपके हार्मोनल फैक्टर्स हैं, ट्रॉमास हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, इमोशंस है, जो कभी टॉक्सिन्स आपने खाए हैं, कभी आपके जो फूड हैबिट्स है, जो आपके जो आजकल जो चला हुआ है फास्ट फूड का, वो सब, ये सब इंटरप्ले होता है, तभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, तभी आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। और जब इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो बहुत से विटामिन की कमी भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपका जेनेटिकल एनवायरनमेंट और इंटरनल फैक्टर्स, ये मिल के ही ऑटोइम्यून डिसीजेस कॉज करता है। और नॉर्मल इम्यून जो आपके रिस्पॉन्स है, जो मैं आपको बता रहा था, बैक्टीरिया और वायरस, या लेफ्ट साइड आपके सामने एड इन्वेडर, और दे एंटर द बॉडी, इम्यून सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स क्रिएट एंटीबॉडी, ये तो कॉमन चीज हो गई। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज की वजह हम बात करें, इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एंटीबॉडीज दैट अटैक योर ओन सेल। द फॉरेन सिस्टम रिजेंबल्स द बॉडीली सब्सटेंस, राइट, और ये खुद ब खुद रिएक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जब भी हम आपको सोरियासिस की हम एज पर से बात करें, ये देखिए, आप जनरली देखेंगे इसमें क्या होता है, ड्राई स्किन होती है, चीरे पड़ते हैं, खुजली होती है, और जो है आपका जो है वो ब्लड निकलने लगता है, होता है ये, जिसको हम लोग सल्फर के अंदर, आप किताब उठा के देखेंगे इसमें लिखेगा वॉलप्चुअस हिचिंग। वॉलप्चुअस हिचिंग मतलब इतना खुजाएं कि ब्लड आ लग जाए, राइट। सोरायसिस क्या है, ये ड्राइनेस की बीमारी है, जाड़े की बीमारी है, ठंड की बीमारी है। मैक्सिमम आप देखेंगे सोरियासिस जो है वो कोल्ड वेदर में आपका एग्रीवेट होता है, और हॉट वेदर के अंदर क्या होता है, वो अपना आप थोड़ा सबसाइड करने लगता है, ठीक है। तो अगर गर्मी में अगर पेशेंट को रिलीफ, आप पेशेंट के आपके पास आया, गर्मी में अगर आप देख रहे हैं, समर्स पे आप देख रहे हैं, तो पेशेंट को खुद ब खुद आराम मिलेगा, आपके दवा का ज्यादा रोल उसमें नहीं है, राइट। अगर आप पेशेंट को जाड़े में ठीक कर सकते हैं, तब आप समझिए कि आपकी दवा काम कर रही है। सबसे पहली बात, इसका मैक्सिमम जो एग्रीवेटिंग टाइम है, मैक्सिमम अप टू 80%, 20% गर्मियों में भी फ्लेयर अप होता है, उसको छोड़ दीजिए। पहले हम जाड़े की बात करते हैं। सोरियासिस इज प्राइमरली अ डिजीज ऑफ विंटर्स। जाड़े में फ्लेयर अप होता है, ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है। तो प्रॉब्लम जो है वो स्पेशली दिवाली के बाद जो है फ्लेयर अप होती है, जब ठंड शुरू होती है। तो उसमें क्या, एक्सट्रीमिटीज में आपके जो पेन होने लगता है, स्किन में ड्राइनेस होती है, खुजली होना लगती है, जो है जॉइंट पेन भी आ सकते हैं, चीरे पड़ते हैं आपके स्किन के अंदर, ब्लड आने लगता है, आपको डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह आप और भी बीमारी, आप ल्यूपस की बात करें, एसएलई जिसको हम कहते हैं। और गर्मी में ये खुद ब खुद जो चीजें हैं ये थोड़ा इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में हमें जो है पसीना ज्यादा होता है, हमारे सीबेशियस ग्लैंड जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो बॉडी जो है खुद ब खुद अपने स्किन को जो है मॉइस्चराइज करती है।
तो जब मॉइस्चराइज करती है तो सोरियासिस में आराम मिलता है। तो कोई भी चीज अगर आप खाएं भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ठंडी चीजें खाएं, जैसे बहुत आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें ले, तो आपको जो सोरियासिस है वो फ्लेयर अप करेगा, राइट। तो और कोई भी चीज गर्म आप लेंगे तो आपको जो है वो बीमारी जो है वो आपको थोड़ा कम होगी, सबसाइड होगी। तो पेशेंट को समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सोरियासिस। तो जरूर समझाइए कि ये ड्राइनेस की बीमारी है, हमें जो है इसको ड्राई नहीं छोड़ना है, और इसको जो है हमको इसको प्रॉपरली मॉइस्चराइज करते रहना है। और जो है सोप भी अगर हम यूज करें तो ग्लिसरीन सोप यूज करें, जिससे उसको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन मिलता रहे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर्स, डाइट हमारा हमने बता ही दिया, जीन्स की बात हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात हो गई, आपके एज रिलेटेड 15 to 44 जो है वो ऐसा एज है जहां पे मैक्सिमम सोरियासिस जो है वो बढ़ता है। और मोस्टली वुमेन को जो है देखा गया है, बट मेल्स में भी इक्वली होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्बनर फिनोमेना समझना सोरियासिस को बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉर्बनर फिनोमेना, कहीं भी चोट लगे, रगड़ खाए, जले, wherever there is a trauma involved, the patient always has a flare up of psoriasis। एक चीज समझ लीजिए, कहीं भी चोट लगेगा, रगड़ खाएगा, जलेगा, वहीं जो है सोरियासिस बढ़ेगा, वहीं आपका ऑटोइम्यून डिसीजेस। ये कॉर्बनर फिनोमेना हर भी ऑटोइम्यून डिजीज पे लागू होता है मैक्सिमम, चाहे वो लाइकेन प्लानस हो, चाहे वो विटिलिगो हो, चाहे आपका सोरियासिस हो, कहीं पे भी चोट लगेगी, रगड़ खाएगा, जलेगा, ये आपका जो है आपका सोरियासिस बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज समझना है और पेशेंट को समझाना है कि आपको फ्रिक्शन नहीं करना है, आपको जो है रगड़ना नहीं है, आपको ढीले ढीले कपड़े पहनने हैं, और ढीले कपड़े के साथ एक साइज बड़ा कपड़ा पहनना है, और कॉटन के कपड़े पहनने हैं, राइट। ये पेशेंट को समझाइए, हम लोग नहीं समझाते, सीधे आया, देखा और दवा देना शुरू। पहले मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोरियासिस। उसको समझाइए कि किस तरह का ग्लिसरीन साबुन यूज करना है, आपको इसको प्रॉपर मॉइस्चराइज करना है, आपको कॉर्बनर फिनोमेना समझाना है कि आप ढीले कपड़े पहनिए, आप जो है कॉटन के कपड़े पहनिए, और कोई भी चीज जिससे रगड़ खाए उससे बचना है, और स्पेशली आपके सिंथेटिक मटेरियल, उससे भी आपका ये जो है इंजुरी होने लगती है, तो ये चीज बढ़ती है। तो ट्रॉमा की बात हुई, कोई एलर्जिक आपका इरिटेंट है, कोई ड्रग रिएक्शन है, ये सब आपको, एनिमल बाइट्स हैं, बर्न्स हैं, ये सब मैंने आपको बताया, ये सब ट्रॉमा के अंदर आता है, और ये सब कॉर्बनर फिनोमेना का पार्ट है। वी ऑल नो इट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये छूने से नहीं फैलती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और आजकल मैं देखता हूं किसी डॉक्टर को अगर कोई डायग्नोसिस नहीं समझ में आती तो सीधे बोलते भैया एक्जिमा है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि भाई कोई डॉक्टर दिखाया, भैया उन डॉक्टर ने क्या बताया, उनको भाई सोरियासिस पता नहीं, उनको प्लांटो पाल्मर सोरियासिस पता नहीं, गटेड सोरियासिस पता नहीं, क्या है भैया, एक्जिमा है। तो दिस हैज टू बी अवॉइडेड। प्रॉपर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी, यो अगर आपका दिमाग नहीं खुला, आईज आर यूजलेस व्हेन योर माइंड इज ब्लाइंड, तो हमें समझना बहुत जरूरी है, हमें ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, ये पहले आप समझ लीजिए। और एक चीज समझ लीजिए, आज का टाइम एआई का है, गूगल का है। लोग फोटो खींचते हैं, सीधे एआई पे डालते हैं, डायग्नोसिस आपके सामने है भैया, वो क्लियर, द डॉक्टर्स नो, द पेशेंट नोस कि भाई उसको क्या बीमारी है, और आप उसको अगर ठीक से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो आपका कभी आप जो है वो ट्रस्ट करेगा ही नहीं आपके ऊपर। तो यू शुड बी वन स्टेप अहेड विथ योर पेशेंट, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं तो स्किन पे इतने सालों से काम कर रहा हूं, 125 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और इसमें मैंने बताया ये सिर्फ जो है स्किन की बीमारी नहीं है, इसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस है, पिटिंग ऑफ नेल्स देखेंगे आप, बहुत सी चीजें आप देखेंगे, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब उसके अंदर होता है, डायबिटीज भी होता है, हार्ट डिजीज भी होता है, सो मेनी थिंग्स आर इंटरप्ले, बहुत एक ही बीमारी के कई पार्ट्स होते हैं, और पेशेंट हर तरह से ही ग्रसित होता है, बहुत बुरी हालत होती है व्हेन पेशेंट कम्स टू अस। बर्डन ऑफ सोरियासिस आंखों में इफेक्ट करता है, क्रॉन डिजीज, अल्सरेटिक कोलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस बता ही दिया, नेल्स की बात हो चुकी है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपका जो है कितने लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कितने लोगों में जो है ओबेसिटी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इसी ये सब चीजें सोरियासिस का बहुत पार्ट है। और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सबसे कॉमनेस्ट जो सोरियासिस है वो आपका क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस है, जो अराउंड 70% लोगों के पास होता है। जब भी सोरियासिस की हम बात करेंगे, 70%
जो क्रॉनिक प्लाक फॉर्मेशन जो सोरायसिस होता है, पपड़ी जैसे जिसको कहते हैं, सिल्वरी व्हाइट स्केल्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ सोरियासिस। सिल्वरी व्हाइट स्केल्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम आते हैं तो प्लांटो पाल्मर सोरायसिस, जो हार्ड स्किन से शुरू होता है, राइट, ये हाथ के तलवे, मोटी स्किन, सर से, तलवों से, नीज से, और उसके बाद वो धीरे धीरे हार्ड स्किन से शुरू होकर सॉफ्ट स्किन में जाता है और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में होने लगता है, राइट। तो सबसे कॉमनेस्ट अगर हम बात करेंगे तो प्लाक सोराइसिस है, उसके नंबर 2 पे आपका है प्लांटो पाल्मर सोराइसिस, और डायग्नोसिस बहुत जरूरी है ये समझना। और भी बहुत तरह की होती है, हम आपको आगे दिखाएंगे। ये आप देखिए, प्लाक सोरियासिस जिसमें प्लाक जम जाता है, नेल्स की बात हो गई, गटेट सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस जो आपके जो है फोल्ड्स ऑफ स्किन में होते हैं, जैसे आर्मपिट्स में, राइट, पस्चुलर में पस बनने लगता है, और जब वो लाल होता है तो एरिदोमा फॉर्म करता है, एरिदोडर्मिक, जिसको सोरियासिस कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स भी है, ये भी समझना है। और जैसे मैंने कहा था, सोरायसिस सिखाई नहीं जा सकती, आपको स्किन सिखाया नहीं जा सकता, ये दिखाया जाता है। तो दिखाने के लिए आपके पास सामने फोटोग्राफ है, देखिए आप, प्लैक सोरियासिस है, गटेट सोरियासिस है, प्लांटो पाल्मर सोरायसिस है, और नेल्स के सोरियासिस। ये सब आपके जो है डायग्नोसिस आपको एकदम आना चाहिए। जब पेशेंट आपके पास आए, इट शुड बी, आप देखते ही बता दें कि ये कौन सी सोरियासिस। तब तो देखिए जो है वो क्लिनिक करने का मजा है, व्हेन यू एंजॉय योर क्लिनिक। आप एंजॉय कब करेंगे? जब आपको आता होगा। आप क्लास में जब पेशेंट जब जब टीचर आपसे पूछता है, कोई सवाल पूछता है, आप कितने खुशी खुशी हाथ उठाते हैं कि हाँ मुझे पता है, राइट। आपको आपको जवाब देने का मन होता है। तो जब आप पेशेंट देखते हैं, आपको डायग्नोसिस पता है, आपको आपको पता है कैसे इस पेशेंट को अप्रोच करना है, तो उसका एक अलग ही मजा है। और जो मैं बात कर रहा था, डिप्रेशन, इट चेंजेस द लाइफ ऑफ अ पर्सन। इतना लोग सुइसाइड करते हैं। मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, जो आप देखेंगे इस पेशेंट ने कई बार, कितनी मर्तबा जो है ये सुइसाइड करने की कोशिश की, और आप देखेंगे पेशेंट कितनी बुरी हालत में। ये केस जो है, ये सोरियासिस विद सेकेंडरी इंफेक्शन, ये फीमेल पेशेंट है। आप इसकी हालत देखिए, इतनी ऊजिंग, इचिंग, इतना पेन, फ्लूइड्स निकल रहे हैं। सोरियासिस विद आपका सेकेंडरी इंफेक्शन, ये इंपॉर्टेंट। सिर्फ फोटोग्राफ जो है वो खुद बता कर बयां करेगी कि क्या जो है स्थिति है पेशेंट की। मैं ज्यादा डिटेल नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा। सिर्फ आप पेशेंट की फोटोग्राफ देखिए और खुद समझिए कि होम्योपैथी क्या कर सकती है। सिंपल रूब्रिक्स लिखी गई, टिमिडिटी, इरेजोल्यूट, डेल्यूजन्स भी इसके अंदर थे, डेल्यूजन, वॉइस हियर्स, डेल्यूजन, टॉकिंग टू ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली डेड ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मर गए थे, और वो जो है उसको डेल्यूजन होता था कि बाबा खड़े हैं, दादी खड़ी हैं, और वो डेल्यूजन इसको बहुत, उसको उनकी आवाजें भी सुनाई देती थी। पर्सपिरेशन, पाम एंड सोल्स भी बहुत ज्यादा था। तो जब इसको रिपर्टराइज किया गया, सिंपल, आप देखेंगे मेरे, जब मैं रूब्रिक्स लूंगा तो सिंपल रूब्रिक्स लूंगा, सिंपल रिपर्टराइजेशन होगा, और रिजल्ट आपके सामने है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत, मैं आपको इतने केस दिखाना चाहता हूं कि आपको खुद आज रियलाइज हो कि होम्योपैथी जो है वो क्या कर सकती है। जब ये हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करते हैं, नॉट ओनली सोरियासिस, ये सब तो मतलब होम्योपैथी जो है वो, जहां अदर पैथीज खत्म होती है, होम्योपैथी वहीं से शुरू होती है, ये मेरा मानना है। जहां तक स्किन की बात है, जहां जहां तक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात है। अब आप देखिए, जब रिपर्टराइजेशन किया गया, कैलकेरिया सिलिकैट वॉज प्रिस्क्राइब्ड। आप देखेंगे रिपर्टराइजेशन में सबसे पहले आई, और वो पेशेंट में कैलकेरिया और साइलिशिया एलिमेंट दोनों था। पर्सपिरेशन, पाम एंड सोल्स था, यील्डिंग टिमिडिटी भी था, कावर्डिस भी था, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन जब कैलकेरिया सिलिकेटा दिया गया 30 में, आप देखेंगे पेशेंट का एक एक करके फॉलोअप, एक एक स्टेप देखिए। फर्स्ट फॉलोअप ये आया, पहले से पूजिंग बंद हुई, सूखा, थोड़ा ड्राई हुआ। सेकंड फॉलोअप आते आते ही आपके सामने है, लिक्विड पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया, पेशेंट जो है धीरे धीरे ड्राई होने लग गया, रेडनेस कम होने लग गई, और पेशेंट जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप आते आते ऊपर की ऊजिंग, रेडनेस सब खत्म हुई, ड्राई हो गया, स्किन सूख गया, बहुत हल्के हल्के पस्ट्यूल से वो भी खत्म होना शुरू हो गए। थर्ड फॉलोअप आते आते नॉर्मल स्किन आने लगी, जो स्थिति जहां से हम शुरू किए थे। फोर्थ फॉलोअप आते आते पेशेंट ठीक हुआ, बेटर हुआ, इसका जो रेडनेस जो है वो सूख गया। एक चीज समझिए,
स्किन में जब भी आप जो है कोई दवा देते हैं, अगर रेडनेस होती है, लाल होता है, अगर उसमें जो है फ्लूइड निकलने लगता है, जैसे आप मान लीजिए उसमें जो है पेन बढ़ जाए, राइट, स्पेशली अगर आप देखेंगे रेडनेस बढ़ जाए, तो समझिए केस खराब हो रहा है। और जब भी आप देखेंगे पेशेंट जो है वो ड्राई हो रहा है, उसका स्किन डार्क पड़ रहा है, सूख रहा है, काला पड़ रहा है, तो पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, राइट। तो ये एक इंडिकेशन है। आप देखिए फोर्थ फॉलोअप आते आते ड्राई हुआ, और सबसे बड़ी बात, ये पेशेंट खुद चल के मेरी क्लिनिक पे आई। फोर्थ फॉलोअप की बात है, ये मेरी क्लिनिक की फोटोग्राफ है। पहले था कि उसके माँ बाप जो है फोटोग्राफ्स लेके जो है वो भेजे थे, व्हाट्सएप किया था और वो खुद आए थे, पूरा उसका जो माइंड और फोन पे जितना भी फॉलोअप हो सकता था लिया गया। फोर्थ फॉलोअप आते आते बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। फिफ्थ फॉलोअप आपके सामने है, नॉर्मल स्किन आना शुरू हुई, और बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने है। तो दिस इज व्हाट होम्योपैथी कैन डू। आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट है, और ये पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हुई। सोरियासिस अलोंग विद सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज है। कहां से चले थे और कहां पहुंचे, पेशेंट ठीक हुआ, और जो है वापस जो है अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर ये आया। अब वो केस जिस पे मैं बात कर रहा था कि इस पेशेंट ने बहुत सुइसाइड करने की जो है कोशिश की। आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इसकी फोटोग्राफ देखिए। ये केस मैं बहुत जहां भी होता है मैं दिखाता हूं, इसलिए दिखाता हूं कि इतना ज्यादा सोरियासिस मैंने नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और ना मैंने किसी डॉक्टर को देखा इस इतने एक्सटेंसिव सोरियासिस जो है वो ठीक करते हुए। और पेशेंट की हालत देखिए, बस कोई ऐसा बॉडी पार्ट इस पेशेंट को जो है प्रॉब्लम ना हो। सो आप देखिए हाथ में सूजन तक है, इसकी यूरिक एसिड, सीआरपी बढ़ा था, बुरी हालत थी, सोरियाटिक आर्थराइटिस था। पेशेंट जो है पहले सिर्फ इसके भाई जो है लेके आए थे, और बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये इसकी ये स्थिति है कि या तो ये ठीक हो जाए, और या तो ये जो है वो इसका जीने का कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग के लिए ऊपर मतलब बोझ तक बन गया है। मतलब ये स्थिति इस पेशेंट की थी। आप देखिए क्या, आप इसका चेस्ट पार्ट देखिए, बैक देखिए, और इतनी बार इसने सुसाइड करने की कोशिश की, इसके घर वाले इससे परेशान हो गए थे कि अब ये मर जाए तो ज्यादा बेहतर है, इस तरह से इसका सगा भाई ने ये बात बोली। एंड द सिचुएशन वाज सो बैड। और आप देखेंगे किस तरह ये जीवन अपना जो है व्यापन कर रहा है, ये आपके सामने है, सिर्फ फोटोग्राफ देखिए आप, इतनी बुरी हालत। तो मैंने आप क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से अभी आपको मैंने केस दिखाया। अब मैं आपको जो है आप इस केस में, क्योंकि ये केस ये आ नहीं पाया था हमारे पास, और ये सिर्फ फोटोग्राफ इसकी आई थी, और इसको मैंने की नोट सिम्टम्स से दवा दी, राइट। तो की नोट जो प्रिस्क्रिप्शन किया पहली बार, और उससे ही इसको इंप्रूवमेंट आया, बहुत इंप्रूवमेंट आया। काली आर्ट्स 30 जब मैंने इसको एक्यूट टोटलिटी बनाई, एक्यूट टोटलिटी, क्रॉनिक टोटलिटी, एक्यूट टोटलिटी बताया था मैंने। अब एक्यूट टोटलिटी से काली आर्ट्स दी गई। काली आर्ट्स के बाद पेशेंट में इंप्रूवमेंट आया, काफी चीजें ठीक हुई। ये पेशेंट बस्ती से चल के मेरे पास आया, और ये मेरी क्लिनिक आया। सोचिए इतना इंप्रूवमेंट कि वो यहां तक क्लिनिक तक आ चुका, आ गया, यही बड़ी बात है, वरना वो घर से निकलता नहीं था। और इतना गरीब पेशेंट कि खाने के पैसे नहीं है कि इलाज क्या कराएगा, ठीक है। अब ये जो है किस तरह से ये ट्रेन से आया, इसी कहने लग गया कि मेरे बगल में कोई बैठता नहीं, कोई मुझसे छूता नहीं, मैं कहीं बैठ जाऊं तो लोग खाली कर देते हैं वो जगह, ऐसी स्थिति हो जाती, राइट। इतनी बुरी हालत थी। अब काली आर्ट्स 30 जो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था, उससे भी बहुत रिस्पॉन्स। और ये पेशेंट देखिए, इसके लीजन्स जो है वो ड्राई होने लग गए, सूखने लग गए, और ये पेशेंट खुद चल के क्लिनिक पे, और जब ये क्लिनिक पे इसका फुल केस टेकिंग की गई, और सबसे ज्यादा कोई चीज मार्क्ड अगर देखी गई तो फियर ऑफ स्नेक्स, ड्रीम्स ऑफ स्नेक, डेल्यूजन ऑफ स्नेक्स। और जब इसको रिपर्टराइज किया गया, एक बार क्या हुआ कि इसको बहुत फ्राइट था, कहीं से इसके दिमाग में फियर ऑफ स्नेक्स जो है वो बैठ गया था, इसका कहीं इनकाउंटर हुआ था जो है वो स्नेक से, और वो फियर इसके अंदर जो है बैठ गया था, और वहां से ये सब प्रॉब्लम्स इसको चालू हुई। रिपर्टराइज किया गया, और जब इसको जो है प्रिस्क्रिप्शन रिपर्टराइजेशन के बाद जब हम लोगों ने इसको दवा दी, आप देखेंगे कैलकेरिया काव वॉज गिवन। सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट, जब भी हम स्नेक्स की बात करते हैं लोग सीधे लैकेसिस, ओफिडिया ग्रुप के ऊपर जाते हैं आंख बंद करके, ऐसा नहीं होता।
कैलकेरिया के अंदर भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे ड्रीम्स है, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स है, इल्यूजन ऑफ स्नेक्स है कैलकेरिया के अंदर भी। क्यों? क्योंकि वो कावर्डिस है। क्यों? क्योंकि वो फियरफुल है, कावर्ड है ना। कैलकेरिया इज अ फियरफुल मेडिसिन। और इसकी क्या थी, ये जो है बहुत लेजी था, मैथमेटिक्स इनएप्ट था इसका, बहुत ही इंटेलेक्ट बहुत पुअर था, ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी था, इरेजोल्यूट था, कॉन्फिडेंस बहुत कम था। कैलकेरिया का गिवन, और कैलकेरिया काप के बाद आप देखिए फर्स्ट फॉलोअप आपके सामने है, कितना इंप्रूवमेंट आया। सेकेंड टाइम भी ये पेशेंट आया, पैर देखिए बिल्कुल ठीक हुआ। ये बहुत पुराना, मतलब इट्स लाइक 8-9 साल 10 साल पुराना केस है ये। और आप देखेंगे पीठ देखिए कितना इंप्रूवमेंट, 2014 का केस है, राइट। कितना, कहाँ कैसी बैक थी, और आप देखिए बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने है, एब्डोमेन आपके सामने है। आप देखिए पैर देखिए, स्वेलिंग कम हुई, यूरिक एसिड इसका कंट्रोल हुआ, पेशेंट इंप्रूव हुआ, और धीरे धीरे करके ये पेशेंट खुद चला और चल के क्लिनिक आया। पीठ देखिए क्या स्थिति थी और क्या है। ये होम्योपैथी का चमत्कार है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट होम्योपैथी कैन डू व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोइम्यून डिजीजेस। और एक केस दिखाऊंगा, ये देखिए, ये शुरुआत हुआ था प्लांटो पाल्मर सोराइसिस से। ये प्लांटो पाल्मर सोराइसिस का केस था, हार्ड स्किन से शुरू हुआ था, हार्ड स्किन से, और फिर ये जो है पूरी बॉडी में हो गया। हार्ड स्किन पाम से शुरू हुआ, ये हार्ड स्किन आपके जो है एल्बोज, आपके नीज, आपके तलवे और सर, और उसके बाद पूरी बॉडी में। आपके सामने फोटोग्राफ है, फेस देखिए, पैर देखिए, आप देख रहे हैं प्लांटो पाल्मर सोराइसिस टिपिकल केस, हार्ड स्किन से सॉफ्ट स्किन पे जाता है, राइट। आप देखिए हाथ देखिए किस तरह से पस्ट्यूल्स तक बन गए थे, पहले इस साइड पाम्स में, और फिर दूसरे साइड भी जो है इसमें आना शुरू हो जाता है। और पैर देखिए आपके सामने है, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स बहुत कॉमन था इसके अंदर, और एंजाइटी बहुत ज्यादा थी। और जब इस केस का रिपोर्टाइजेशन किया गया, बहुत एब्यूजिव, अब्रप्ट, डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल ईगोइटिज्म, ईगो बहुत ज्यादा था इसके अंदर, और ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स। और इसको जब रिपोर्टाइज किया गया, सिपिया वॉज द मेडिसिन विच वॉज कमिंग अप। एब्रप्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फीमेल थी कि कौन सामने खड़ा है क्या है उसे कोई मतलब नहीं था। वेरी अब्रप्ट नेचर, एंगर, कॉन्ट्रडिक्शन, डिक्टेटोरियल, ईगोटिज्म, बहुत हरिड थी, हर काम जल्दी में करना, ऑफेंडेड इजली, छोटी छोटी बातों को गार्ड मान लेती थी, उसको हर्ट हो जाता था ईगो पे। सिपिया वॉज गिवन, मैं सिपिया के डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा, आई जस्ट गो। आप देखिए फर्स्ट फॉलोअप आते आते पेशेंट का इंप्रूवमेंट आया। और एक चीज समझिए, इस फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, जब भी सोरियासिस ठीक होता है, स्किन जो बीच का पार्ट है वो पहले ठीक होता है, बॉर्डर ऑफ सोरियासिस बाद में जाता है। ये चीज समझिए आप, ठीक है। आप ये केस पैर का देख रही हैं, स्किन देखिए पैर का आना शुरू हो गया, बॉर्डर अभी भी थिकेंड है, राइट। तो ये प्रोग्नोसिस है, इसको समझिए, दिस इज द वे इट इंप्रूव्स। बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने, ये पेशेंट अभी भी वेल फॉलोड अप है, अभी भी इसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, और पेशेंट हैज इंप्रूव्ड। आप फेस देखिए आपके सामने क्या किस तरह से चल रहा है, हाथ देखिए बिल्कुल ठीक हो गया, एल्बोज हैव क्लियर्ड अप टोटली, राइट। अब ये देखिए प्लांटो पाल्मर सोरेस बिल्कुल ठीक हो गया, राइट। तो दिस इज व्हाट होम्योपैथी कैन डू। अदर साइड ऑफ द हैंड्स आल्सो हैव इंप्रूव्ड। इसी हिसाब से आप लेग देखिए, लेफ्ट लेग आपके सामने है बिफोर एंड आफ्टर, राइट लेग आपके सामने है। This is what homeopathy can do when it comes to psoriasis. It can be anything. It can be guttate psoriasis. It can be plantopalmar psoriasis. Even जो pitting of nails होता है वो भी ठीक होता है। ये केस देखिए आप, फेस हेड पे जो है सोरियासिस था, बैक पे था, हाथ पे था, पैर पे था, आपके सामने है। आई गो वेरी फास्ट। स्लीप ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट्स, इसमें जो है वॉज द प्राइम थिंग। और इसमें जो है जब रिपोर्टराइज किया गया तो द पेशेंट वॉज वेरी हर्ड, बहुत रूड था, अब्यूजिव था, गाली गलौज बहुत करता था, चिली था। और ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट जब हम देखें तो नक्स ओमेगा इज द लाइक मोस्ट कॉमन रेमेडी विच कम्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हर्ड था वो बहुत जो है लाइकोपोडियम की तरह स्मार्ट नहीं था, राइट, एंड ही वाज वेरी अब्रप्ट। तो नक्स ओमेगा गिवन। और फर्स्ट फॉलोअप देखिए, पेट देखिए, पीठ देखिए, हाथ देखिए, सर देखिए, कितना ब्यूटीफुली ये पेशेंट जो है ठीक हुआ। बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने, ये देखिए आप, इतना बढ़िया इलाज होम्योपैथी में हुआ। और पेशेंट जो है
इतना जो है, कितने पेशेंट को आज भी ये लालगंज करके एक जगह है वहां से मेरे पास भेजता है, और इतने जितने सोरियासिस के स्किन के पेशेंट होते हैं, ये चलता फिरता जो है लाउड स्पीकर है हमारे लिए। ये जहां जाता है, ये कोई स्किन की बीमारी होती है, किसी को देखता है, वो मेरे पास भेज देता है। राइट, तो दिस इज व्हाट होम्योपैथी कैन डू। एक प्लांटोपैल्मर सोराइसिस का केस और दिखाऊंगा। देखिए, हाथ ऐसे था जैसे सड़ गया था, ठीक है, सड़ गया था, और पानी रिस रहा था, आप देखिए। और वो हार्ड स्किन से पूरे पूरे हाथ के ऊपर, इवन आपके जो है एल्बोस तक फैल गया था। राइट, इतनी बुरी हालत थी इस पेशेंट के अंदर। आप देखिए, सिर्फ फोटोग्राफ ही बयां करेंगी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सड़ गया था पूरा हाथ। और धीरे धीरे जब रिपोर्टराइजेशन किया गया, इसके अंदर डिक्टेटोरियल, ईगोटिज्म, हॉटी, जेलसी, और बहुत रिलीजियस थी ये। और जब रिपोर्टराइज किया गया तो लैकेसिस, प्लैटिना, स्ट्रैमोनियम, बहुत सी मेडिसिन आई, लेकिन लैकेसिस बिकॉज शी वाज वेरी रिलीजियस, तो फर्स्ट फॉलोअप से लैकेसिस देने के बाद ही इंप्रूवमेंट। और आप देखिए फर्स्ट फॉलोअप कितना अच्छा हो गया, सेकंड थर्ड फॉलोअप आते तो ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गए। बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ। राइट, एक और केस दिखाऊंगा सेकेंडरी इंफेक्शन का, सोरियासिस विद सेकेंडरी इंफेक्शन, पानी, स्टेफिस इसको दी गई। और स्टेफिस में जो मेन जो क्रक्स है वो मैं बता देता हूं, इंडिफरेंस के साथ जो बहुत ज्यादा इसके अंदर वो था, इस पेशेंट के अंदर वॉज, इसको जो है दबाया जा रहा था, इसके इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था। और ये टीचर थी और इसके प्रिंसिपल जो हैं उसको जबरदस्ती कुछ जो है वो मेंटल अब्यूज कर रहे थे। और इसमें जो इसमें बहुत तरह से इसका जो है डिग्निटी हर्ट हो रही थी। तो उस डिग्निटी जो हर्ट हो रही है, उसको जो है वो हर्ट हो रही थी। और उसके बाद जब रिपोर्टराइजेशन किया गया, तो जो चीज सामने आई वॉज इंडिग्नेशन अगेंस्ट डिग्निटी। बहुत सी चीजें जो उसको अगेंस्ट डिग्निटी करनी पड़ी। रिपोर्टराइजेशन करने के बाद स्टेफिस वॉज गिवन। और आप देखेंगे इंडिग्नेशन की प्राइम मेडिसिन जो है वो स्टेफिस है। सेकंड फॉलोअप आते आते पेशेंट का कितना इंप्रूवमेंट आया, थर्ड फॉलोअप आपके सामने है। और आप देखेंगे द पेशेंट हैज इंप्रूव लाइक नथिंग। क्रैक्स खत्म हो गए, ऊजिंग खत्म हो गई, इचिंग ठीक हो गई, बर्निंग ठीक हो गई। और ये पेशेंट बिफोर और आफ्टर आपके सामने, कितना ब्यूटीफुली ये पेशेंट जो है वो इंप्रूव हुआ। अब एक केस फुल बॉडी सोरियासिस का देखिए, न कोई ऐसी बॉडी में जगह नहीं जहां पे इसको सोरियासिस है। राइट, सिर्फ फोटोग्राफ, हाथ देखिए, पीठ देखिए। और इसमें इस तरह से था कि एंगर सप्रेशन बहुत ज्यादा था। इसके जो इसके जो केस था वो कि इसके इसके कई भाई थे। और इसके जो है इसके फादर की डेथ के बाद इसके जो है वो प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ। और इसको जो है, क्योंकि ये छोटा था, इसको अपना जो हक का था वो नहीं मिला। और उस तरह से इसको जो है अपने भाइयों के सामने चुप होना पड़ गया। तो एंगर सप्रेशन वाज मार्क्ड इन दिस केस। और बहुत फ्रस्ट्रेशन, डोमिनेटिंग, ईगोटिज्म, एंगर, ऑफेंडेड इजीली, बहुत से ऐसे रूब्रिक थे। और साथ में कावर्डिस भी था, एंगर डोमिनेटिंग विथ कावर्डिस। राइट, और ये सब चीज आप देखेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, स्पेशली कहीं भी वो परफॉर्म करता था या कहीं बोलता था तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो इसमें जब रिपोर्टराइज किया गया, लाइकोपोडियम वाज गिवन इन दिस केस। और आप देखेंगे सेकंड फॉलोअप आते आते पेट देखिए, पीठ देखिए, हाथ देखिए, और बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने है, कितना ब्यूटिफुली ये केस जो है वो ठीक हुआ। और विथ नो रिकरेंस टिल डेट, आज भी वेल फॉलोड अप केस है। और जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू WHO, जब तक आपका 5 साल से ज्यादा वेल फॉलोड अप केस अगर नहीं है, आप उसको कभी भी क्योर नहीं कह सकते। राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक केस और दिखाऊंगा, फेस देखिए आप, क्या बुरी हालत है इस पेशेंट की। फेस पे सोरियासिस जो है वो बहुत कम आता है। और ये केस मैं आपके लिए इसीलिए लाया हूं कि फेस पे सोरियासिस जो है देखिए आप, और स्पेशली ग्रीफ इसको बहुत ज्यादा था। इसके इल हेल्थ ऑफ मदर, मदर की तबीयत बहुत समय से खराब थी। ब्रूडिंग, कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व रहना, डिप्रेशन, डिजायर, सॉल्ट एग्रीवेशन था, बहुत ही ग्रीफ था, कम बोलना, एकदम एकदम जैसे नैटरम्यूर होता है ना, ग्रीफ, छोटी छोटी बातों को गांठ बांध लेना, ऐसा लगता है कि कोई प्यार नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, इस तरह से जो है वो इस पेशेंट के अंदर था। नेट्रम्यूट वाज प्रिस्क्राइब्ड। सेकंड फॉलोअप से कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आया आपके सामने है। थर्ड फॉलोअप, रेडनेस जो है वो थोड़ी सी रह गई, सारी पपड़ी ओपड़ी सब ठीक हो गई।
फोर्थ फॉलोअप आते आते देखिए क्या मुस्कान है, और ये मुस्कान जो है सिर्फ होम्योपैथी दे सकती है। बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने। तो दिस इज व्हाट होम्योपैथी कैन डू इन इन वेरियस केसेस। ऐसे केसेस तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। एक और दिखा देता हूं, ये देखिए साइलिशिया का केस है, और ये वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और इसको ये इमेज कॉन्शियस बहुत था कि दुनिया क्या कहेगी मेरे बारे, कोई भी काम करे इसको लगता था कि भाई जो है लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरे फादर मदर क्या कहेंगे। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस बहुत लैक था, और बहुत ही शाई टिमिड इस तरह का पर्सन था, वर्किंग इन एन एमएनसी। और आप पीठ देखिए इसकी, पैर देखिए इसकी क्या स्थिति थी, और बहुत से चीजें थी जो, बहुत लंबा केस था लेकिन आई कट इट शॉर्ट। और टिमिडिटी, फॉरसेकन फीलिंग, एंजाइटी, एंटिसिपेशन, बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन पब्लिक स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट थी। कहीं जाना, कहीं बोलना, कहीं एग्जाम देना, कहीं वाइवा देना, कहीं स्टेज पे बोलना, उसको बहुत फियर होता था, बहुत एंजाइटी होती, एंजाइटी, एंटिसिपेशन, फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत था। और क्या था, फियर ऑफ फेलियर के साथ डेल्यूजन, एवरीथिंग विल फेल, जो मैं करूंगा वो गलत होगा, मैं सक्सेसफुल काम नहीं कर सकता, ये एक भ्रम था उसको। क्यों था, ही वॉज इमेज कॉन्शियस, इमेज था उसको कि मुझे अपनी इमेज जो है वो बरकरार रखनी है, मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, ये चीज उसके अंदर बहुत थी। तो ही वॉज वेरी इमेज कॉन्शियस। जब इमेज की जब हम बात आती है, तो फिक्स्ड इमेज के लिए सबसे प्राइम मेडिसिन है वो आपकी साइलिशिया है। और इसके साथ पर्सपिरेशन, पाम एंड सोल्स बहुत ज्यादा थे, और इतना ज्यादा हाथ से पसीना आता था, और इवन जो है, इवन तलवों से बहुत पसीना। तो साइलिशिया वाज गिवन, फर्स्ट फॉलोअप आपके सामने है। सेकंड फॉलोअप हाथ देखिए आपकी, पीठ देखिए, और बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने। तो केसेस तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, आपको दिखाएंगे तो रात हो जाएगी, बट कुछ केसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये केस, शॉर्ट केस दिखा, ये यंग मैन, ही स्टॉप गोइंग टू द कॉलेज। इसके दोस्त इसको कहते थे तुम तो हनुमान जी हो। फेस पे देखिए सोरियासिस बहुत कम आता है, ये टोपी पहन के जाता था कॉलेज, और जाता कॉलेज जाता ही नहीं था। और इसको लोग कहते थे कि ये जैसे तुम्हारा तो है, लोग हंसते थे कि तुम तो हनुमान जी हो गए, बंदर की तरह दिखते, कोई बंदर कहता था। और बहुत लॉन्ग स्टोरी है इसके, जो है बहुत ग्रीफ बहुत ज्यादा है, डेथ ऑफ फादर है, लोदिंग ऑफ लाइफ, और बहुत सी चीजें थी। ग्रीफ के साथ कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व रहना, डिजायर सॉल्टी, हॉट पेशेंट था, और नैट्रोम्यूर वाज प्रेस्क्राइब्ड। आप देखेंगे फर्स्ट फॉलोअप आते आते कितना इंप्रूवमेंट आया, सेकंड थर्ड फॉलोअप आते चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया। बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने है, राइट। तो लास्ट केस आपको दिखाता हूं, प्लांटो पाल्मर सोराइसिस का केस है। स्कैल्प का एरिया देखिए, पपड़ी कितनी छूट रही है वो देखिए, और पेशेंट जो है सिल्वरी व्हाइट स्केल जो हम लोग कहते हैं सोरियासिस में टिपिकल, आप देखिए पपड़ी छूट रही है सर से। और जब केस का रिपोर्टराइज किया गया, कंफ्यूजन, लेजी, और साथ में वेरी आर्टिस्टिक, वेरी सिंपैथेटिक, इमोशनल, और डिजायर कोल्ड ड्रिंक, कॉन्सोलेशन एम्बुलेट, और डिजायर ट्रैवल। तो कैलकेरिया और फॉस्फोरस का एक कॉम्बिनेशन एक आपको दिखेगा, कंफ्यूजन, लेजी, मैथमेटिक्स, इनएप्ट फॉर। एक चीज ध्यान रखिए, ये रूब्रिक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कैलकेरिया का, मैथमेटिक्स इनएप्ट फॉर, कैलकेरिया का बहुत प्राइम जो है वो रूब्रिक है। तो इसके अंदर जब हम रिपर्टराइज किया गया, तो आप देखेंगे बहुत सी मेडिसिन इसके अंदर आई, कैलकेरिया फॉस, क्योंकि कैलकेरिया और फॉस का एलिमेंट इसके अंदर था, तो कैलकेरिया फॉस वॉज गिवन 30 सिंगल डोज। आप देखेंगे इंप्रूवमेंट, और पपड़ी छूटना जो सिल्वरी व्हाइट स्किल्स थे वो ठीक हुई, इचिंग ठीक हुई, ऊजिंग ठीक हुई, और हेयर, क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे स्किन है, तो जब उस पर जो है बाल लगे हैं, उस पर डैंड्रफ है, तो जब जब स्केल्स निकलते हैं, डैंड्रफ निकलता है, तो बाल भी गिरते हैं, तो एलोपेशिया भी होता है, राइट। तो ये सब चीजें कंबाइंड थी। बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने है, पेशेंट कितना फास्ट इंप्रूव हुआ विदाउट एनी रिकरेंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एंड में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब भी ऑटोइम्यून डिजीज की बात हो, सोरियासिस हो, विटिलिगो हो, लाइकन प्लैनस हो, मैं सारे होम्योपैथी भाइयों को बताना चाहता हूं, होम्योपैथी जब सब सारी पैथीज खत्म होती है, होम्योपैथी वहीं से शुरू होती है। मेरी प्रैक्टिस ही स्किन से है, और सबसे प्राइम अगर मैंने कोई बीमारी सबसे ज्यादा देखी होगी तो वो है सोरियासिस। तो जब डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि सोरियासिस पे बात करेंगे, इसके फ्लेयर अप पे, आई वाज वेरी हैप्पी कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी सोरियासिस के बहुत से केसेस ठीक हुए उसके बाद, तो आई नेवर लुक बैक। तो ये सब
चीजें कहना चाहता हूँ। लास्ट में सिर्फ 2 बातें कहूंगा सारे अपने होम्योपैथी साथियों के साथ कि मंजिलें कदम चूम लेगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, पेशेंट्स को कहना चाहता हूं, डॉक्टर्स को, एनी वन कैन ड्रीम इट। सपने देखना बहुत आसान है, एनी वन कैन ड्रीम इट, शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू SBL एंड अमेजिंग वेबिनार। आई होप हम लोग इस तरह से और वेबिनार्स करते रहेंगे कि और टॉपिक्स पे जो है, विटिलिगो है, सोरियासिस है, सो मेनी, इतना वास्ट है होम्योपैथी कि Yes. we share more experiences. Thank you very much. Thank you, Dr. Manju ma'am. Yeah, थैंक we यू can डॉक्टर conclude. निशांत फॉर दिस इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। हालांकि अभी 3-2 हो गए हैं, तो हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेशन स्किप कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मतलब क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए गए हैं आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू। सो अभी हम सिर्फ जो हमारे 3 विनर्स के नाम हैं जो हम रेंडमली सिलेक्ट करके करते हैं उनको मैं बोल देती हूँ। एंड प्लीज जिन भी 3 लोगों का नाम लिया जाएगा वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर जरूर क्वेश्चन एंड आंसर में लिख दीजिएगा, बिकॉज इट विल बी इजी फॉर अस टू कनेक्ट यू, राइट। सो फर्स्ट इज संदीप यादव, सेकेंड इज डॉक्टर अनिल शर्मा, and third is Sonu Kumar Gupta. So congratulations to all of you. And last में thank you so much sir for coming on this platform for the SBL actually. thank you. And आज का जो सेशन था वाकई इंफॉर्मेटिव, और जो स्पेशली जो आपने अपने क्लिनिकल केसेस दिखाए हैं कि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि इतनी जो बड़ी बीमारी है जैसे कि सोरियासिस के काफी एग्रेसिव जो केसेस हैं वो आपने दिखाए हैं। एंड उससे काफी लोग, और जो इम्प्रूवमेंट है, ड्रास्टिकल जो चेंज है विद इमेजेस, वो कहीं ना कहीं लोगों को हमारी होम्योपैथी पे बिलीव करेगा। जो हमारे होम्योपैथ्स हैं जो इस वेबिनार को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट जरूर होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू थैंक ऑल यू। मैं फॉर एक ज्वाइनिंग चीज और कहना अस। चाहता हूँ कि क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो गया और थोड़ा ज्यादा केसेस मैंने दिखा दिए, तो क्वेश्चन आंसर सेशन भले नहीं हो पाया, इट्स ओके। बट मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दोनों लिखा हुआ है। So यस anybody यस। wants to connect, they have any question, they can contact me directly. Yeah, So please. no problem for Or that. even you can share your like we will share even your answers via like Dr. Nishant or via our email IDs of SBL. ठीक Thank है? you. So thank you all. Thank you.